नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस टाइप की वीडियोस लेकर आऊँगा जो हमें मोटिवेशनल प्रेरक ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। वो मोटिवेशनल ज्ञान को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उसी कड़ी के अंदर आज हम एक वीडियो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस लॉ का इंडिया में स्टेटस क्या है, मेंटेनेंस किसको मिल सकता है, कौन उसके लिए पात्र होता है और कैसे अप्लाई करें और कैसे उसको आप ले सकते हैं। तो आइए इस कड़ी के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि मेंटेनेंस होता क्या है। देखिए, मैट्रिमोनियल लॉ में मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ साथ रहते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो वाइफ कोर्ट के जरिए एक अमाउंट फिक्स कराती है अपने लिए, अपने खर्चे के लिए। उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। अब वो अमाउंट जो खर्चे का होता है वो कोर्ट डिसाइड करती है कि वो कितना वाइफ को प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली कोर्ट 1/3 यानी 1/3 जो कि सैलरी होती है हस्बैंड की, वो वाइफ को दिलवाती है और उसके अंदर उसको अपना गुजारा करना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब कोई वाइफ है वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करती है, बहुत सारे सेक्शंस हैं उसके पास उपलब्ध हैं, उनमें वो केस फाइल कर सकती है। तो ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या वाइफ अर्निंग तो नहीं है। अगर वाइफ अर्निंग है और वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो फिर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता। दूसरी बात ये है कि क्या सिर्फ वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर दूसरी ओर देखें तो क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस के लायक होता है या उसको भी मेंटेनेंस मिल सकता है। तो जी हाँ, इसका उत्तर होता है हाँ, हस्बैंड को भी मेंटेनेंस मिलता है। हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस सीख कर सकता है अगर वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और किस सेक्शन के अंदर वो दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज एक्ट जो दिया गया है, उस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में, इन दोनों के अंदर सेक्शंस में ये प्रोविज़न है कि वाइफ से हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है। अब किन सर्कमस्टांसिस में ले सकता है और किन सर्कमस्टांसिस में वो इस चीज़ को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। आज हम सिर्फ मेंटेनेंस लॉ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि किसको मेंटेनेंस मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि मेंटेनेंस कोई वाइफ और या हस्बैंड किन किन सेक्शंस में ले सकता है। नंबर 1, वाइफ के पास राइट होता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस फाइल किया है तो उसके अंदर सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगाकर वो अपने और अपने बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस सीख कर सकती है। नंबर 2, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल करके वो एक्सपेंसेस भी ले सकती है कि जो लिटिगेशन खर्च हो रहा है, यानी जो उसका कोर्ट में आना जाना, कोर्ट के अंदर जो खर्चा हो रहा है वकीलों की फ़ीस लगा के या कोई दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो सब कुछ वो अपने हस्बैंड से मांग सकती है। सेक्शन 24 में हिंदू मैरिज एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अगर किसी वाइफ को मेंटेनेंस लेना है तो वो 125 सीआरपीसी का सेक्शन 125 सीआरपीसी, इस सेक्शन के अंदर भी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि सेक्शन 125 मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड कराएं, लेकिन कई स्टेट्स में जैसे कि दिल्ली में फैमिली कोर्ट को ये पावर दी हुई है कि फैमिली कोर्ट जो है 125 के केस सुनती है। तो दिल्ली में या अदर स्टेट्स में भी 125 के जो केसेस होते हैं वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, ना कि मजिस्ट्रेट के पास। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 3, हस्बैंड कब मेंटेनेंस सीख करता है। हस्बैंड सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस सीख कर सकता है जब वो अपने आप को मेंटेन करने में इनकैपेबल हो, यानी उसके पास इतनी इनकम ना हो कि वो अपने आप को भी मेंटेन कर सके और उसकी वाइफ की इनकम ज़्यादा हो, तब वो अपने आप को उस कैटेगरी में रख सकता है और मेंटेनेंस सीख कर सकता है। नंबर 3, कि क्या हस्बैंड और वाइफ के अलावा भी कोई मेंटेनेंस सीख कर सकता है। तो जी हाँ, मान लीजिए आपके घर में माता पिता हैं, वो बूढ़े हैं, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो जो माता या पिता हैं उनमें से कोई भी 125 सेक्शन में फैमिली कोर्ट में केस फाइल करके अपने बेटे से और अपनी बेटी से मेंटेनेंस को मांग सकते हैं अगर वे अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। तो ये कुछ मेंटेनेंस के सेक्शंस थे और मेंटेनेंस की चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसी में मैं आपको जजमेंट छोटा सा एक रिव्यू दूंगा
एक जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा। तो रजनीश वर्सेस नेहा जो जजमेंट है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। देखिए, मान लीजिए किसी वाइफ ने सेक्शन 23 की एप्लीकेशन फाइल की है और सेक्शन 23 की एप्लीकेशन में उसका मेंटेनेंस हो गया डीवी में, साथ ही उसने 125 सीआरपीसी का केस भी फाइल किया है और 125 का केस भी फाइल हो गया, उसके अंदर भी मेंटेनेंस हो गई। तो दोनों सूरत हाल वो कौन सा लॉ फॉलो होगा या कौन सी जजमेंट फॉलो होगी, फैमिली कोर्ट के जजमेंट में या फिर डीवी एक्ट की? कई बार दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि मान लीजिए डीवी एक्ट में मेंटेनेंस हुआ 5000 और फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस कर दिया 7000, तो अब कौन सा वाला जजमेंट है जो सरवाइव करेगा, हस्बैंड को कौन सी वाली जजमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस पे करनी है? तो इस प्रकार के जो डिस्क्रिपेंसीज आती थी, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो सिचुएशंस को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। जी हाँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। दूसरा, इस जजमेंट के अंदर ये बड़ा ही खोल के विस्तार से डिस्कस किया गया है कि जो डिफरेंस लॉ हैं मेंटेनेंस के, उसके अंदर किस किस केसेस में क्या क्या मेंटेनेंस रहना चाहिए, मेंटेनेंस कब मिलना चाहिए, मेंटेनेंस कब नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मेंटेनेंस कब मिलना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि मेंटेनेंस का हकदार वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, नंबर 1। अब इसका दूसरा पहलू कि जब मेंटेनेंस का हकदार जो है, अगर मान लीजिए उसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है और वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो किस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता? तो मेंटेनेंस नहीं मिलता, वो कंडीशंस ये होती हैं। पहली कंडीशन कि जब कोई अपने आप को मेंटेन कर सकता है, उसके पास सफिशिएंट इनकम का सोर्सेस है। नंबर 2, कोई व्यक्ति अपनी इनकम को कोर्ट से हाइड कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मेंटेनेंस का हकदार बिल्कुल नहीं होता। कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती, मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोई वाइफ अपना मैट्रिमोनियल होम जो है बिना बताए या बिना हस्बैंड की मर्ज़ी से छोड़ देती है और उसके साथ फिर से रहना नहीं चाहती है, तो वो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। कोई वाइफ एडल्ट्री में रहती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ उसके संबंध है, तो उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विस्तार से डिस्कस की हुई है। एक क्वेश्चन उठता है कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए? तो मेंटेनेंस जो होता है, कोर्ट ने आंसर दिया है कि जो मेंटेनेंस होता है वो 1/3 सैलरी का होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 है और उसके अंदर फैमिली जो मेंबर हैं, एक उसकी वाइफ है और एक वो है और एक बच्चा है। तो ऐसी कंडीशन में 3 मेंबर्स हैं, तो जो इनकम जो होती है वो 3 हिस्सों में बांट दी जाती है। 2 हिस्से हस्बैंड के पास और 1 हिस्सा वाइफ के पास मिल जाता है। तो क्योंकि हस्बैंड को और भी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, इसलिए हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है। उसके बाद उसके बच्चे का उस हस्बैंड में से थोड़ा सा बच्चे को दिलाया जाता है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो वाइफ का जो हक होता है वो 1/3 होता है टोटल सैलरी का। टोटल सैलरी जितनी भी है 1/3 उसका मेंटेनेंस जनरली हो जाता है। कई बार कोर्ट कंसीडर कर सकती है, तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा भी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि मेंटेनेंस तो हो गया, लेकिन मान लीजिए कि दूसरी पार्टी हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो मेंटेनेंस पे नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो जब मेंटेनेंस पे नहीं होता तो हमें एक एग्जीक्यूशन केस फाइल करना पड़ता है और एग्जीक्यूशन केसेस के अंदर कोर्ट जो है उस मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट कराती है, यानी मेंटेनेंस को फिजिकली प्रोवाइड कराती है। उसके अंदर सैलरी अटैच हो सकती है, अगर मेंटेनेंस नहीं पे करते तो जेल भी हो सकती है, अगर मेंटेनेंस हम पे नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस पे करना होता है। यही चीज़ सारी सोर्सेज को ये जजमेंट जो है क्लैरिफाई करती है। ये जजमेंट एक चीज़ और क्लैरिफाई करती है कि इनकम का सोर्स जो है दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई भी जो भी केस फाइट कर रहे हैं, उन दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी इनकम का सोर्स करेक्ट कोर्ट को बताना पड़ता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रजनीश वर्सेस नेहा में एक फॉर्म दिया है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट कहते हैं। ये इनकम और एक्सपेंडिचर एफिडेविट दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में प्रोवाइड कराना होता है। इसके अंदर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कोर्ट मांगती है, जैसे कि लास्ट 3 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट, ITR रिटर्न और सैलरी स्लिप। ये ध्यान रहे दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपके लिए रजनीश वर्सेस नेहा का लिंक कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आपको नई वीडियोस प्रोवाइड होंगी और मैं सिर्फ मेंटेनेंस
ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जितने भी लॉज हैं सब पे डिस्कस करूँगा और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही बात करूँगा। नमस्कार।